नमस्कार दोस्तों। आज से स्टार्ट करते हैं अपन प्रश्नावली एक परिमेय संख्या क्लास 8। तो इसका पहले अपन परिचय पढ़ते हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 का। तो इसमें देखते हैं पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या देखते हैं अपन। प्राकृत संख्या क्या होती है? वे संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हो वे क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या। वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है प्राकृत संख्या कहलाती है। ये हो गई कौन कौन सी प्राकृत संख्या होती है। उदाहरण के लिए एक से प्रारंभ होकर अनंत तक, तो एक, दो, तीन, चार, ऐसे अनंत तक आगे चलती रहेंगी। ये हो गया। अगला देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या एक से, इसमें जीरो से, इसमें जीरो ऐड हो जाएगा तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होकर होकर अनंत तक चलती हो अनंत तक चलती हो पूर्ण संख्या कहलाती है। ये हो गया। अब इसमें उदाहरण, ये एक से थी और ये जीरो से प्रारंभ हो रही है, तो इसमें जीरो और जीरो आ जाएगा, यानी प्राकृत संख्या। अब अप्राकृत संख्या लिख दो, एक, दो, तीन और ऐसे अनंत तक। ये हो गया, पूर्ण संख्या हो गई, जीरो से चलती है, हो गई। अब अगले देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जो यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरफ चले। ये हो गई। वे संख्याएं जो ऋणात्मक तथा धनात्मक ऋणात्मक तथा धनात्मक ऋणात्मक तथा धनात्मक अनंत तक चलती हो। पूर्णांक संख्या कहलाती है।
ये हो गई वे संख्या है जो ऋणात्मक धनात्मक अनंत तक। ये अपन ने जीरो लिखा, यानी उदाहरण जीरो। इधर चलेंगी तो एक, दो, तीन और ऐसे अनंत तक, यानी धनात्मक तो इधर हो गई और ऋणात्मक इधर हो जाएंगी। तो इधर देखो -1, -2, -3 और ऐसे अनंत तक। ठीक है, इधर माइनस अनंत तक और इधर प्लस अनंत तक। ये हो गई ऋणात्मक अनंत तक और धनात्मक अनंत तक। ये हो गई पूर्णांक संख्या। तीन हो गई, नोट कर लो इनको। अब आगे देखते हैं अगला। अगला देखते हैं सम संख्या। सम संख्या देखते हैं, चौथा है अपना सम संख्या। जिन संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग जाता हो वे क्या कहलाती है? सम संख्या। जिन संख्याओं में दो का पूरा भाग जाए, पूरा पूरा भाग जाए, क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। सम संख्या हो गई, दो का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो उदाहरण क्या हो गया? दो का पूरा पूरा भाग सबसे छोटी दो, फिर दो का भाग जाना चाहिए, दो दो का चार में, फिर दो, चार, फिर छः, फिर आठ, फिर 10, फिर 12, ऐसे आगे अनंत तक। ठीक है, यानी दो का भाग जाना चाहिए, वो सम संख्या कहलाती है। अगला देखते हैं अपन विषम संख्या। विषम संख्या जिन संख्या में दो का भाग नहीं जाता है। जिन संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या हो गई। उदाहरण विषम संख्या जिन दो का भाग नहीं जा रहा, इसके अलावा इससे दो से पहले एक बची, एक में नहीं जा रहा, फिर तीन में नहीं जा रहा, फिर पाँच में, फिर सात में, फिर 9 में, फिर 11 में। ठीक है, ऐसे दो का भाग नहीं जा रहा, तो ये हो गई विषम संख्या। दो का भाग नहीं जाना चाहिए, विषम संख्या हो जाती है। अब अगला देखते हैं अपन भाज्य संख्या। जिन संख्याओं में सम के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग भी जाता हो। जिन संख्याओं में जिन संख्याओं में
शम शम के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो भाज्य संख्या कहलाती है। ये हो गया, जिन संख्याओं में सम के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य हो गई, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है अपनी? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। भाज्य 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे आगे तक। ये उदाहरण है। हो गया, भाज्य संख्या हो गई, सम के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग भी जाना चाहिए। ठीक है, 2 में जा रहा है, ये 4 में जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, सम का जा रहा है, सम का जाना चाहिए और अन्य संख्या का भी जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं अपन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिन संख्याओं में सम के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, है ना? जिन संख्याओं में सम के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। हो गई, यानी जिन संख्याओं में सम के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, सम का ही जाना चाहिए, अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण में क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। ठीक है, ये भी याद रखना है तुमको। तुम्हारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें आ सकता है, सर ऐसे पूछ सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, फिर आपको क्या बताना है? 2। ये याद रखना है। और भाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या 4, ये भी याद रखना है। सबसे छोटी संख्या याद रखनी है, ठीक है? ये आ सकते हैं तुम्हारे 1 नंबर में, ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछते हैं उसमें। 2, 2 हो गई, फिर 3, फिर 5, यानी इसमें सम का ही भाग जा रहा है, एक का तो जाएगा ही, सम का जा रहा है, उसके अलावा 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे आगे तक। ठीक है, 15 नहीं होगी, 17 होगी, फिर 19, फिर 23। ठीक है, सबसे छोटी ये 2 याद रखनी है आपको, और एक नोट करके लिखना। नोट करके क्या लिखना है आपको? 0, 0,
न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। शून्य न तो भाज्य है तथा न ही अभाज्य है। ठीक है, आपको ये याद रखना है नोट के रूप में। शून्य न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। शून्य जीरो यानी शून्य यानी जीरो। ये पूछ सकता है तुम्हारे 1 नंबर में। ये हो गया अपना अभाज्य संख्या। अब देखते हैं अपन एक क्रम विनिमयता देखते हैं। क्रम विनिमयता अपन देखते हैं क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता में तुमको संक्रिया याद रखनी पड़ेगी। क्रम विनिमयता में कौन कौन से होते हैं? एक तो योग क्रम विनिमयता, ठीक है। क्रम विनिमय तो एक तो पहला हो गया योग क्रम विनिमयता और एक दूसरा गुणन क्रम विनिमयता। गुणन क्रम विनिमयता। योग क्रम विनिमयता क्या होता है? इसका संक्रिया क्या होता है आपको याद रखनी पड़ेगी। ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी है बराबर, तो बी पहले आ जाएगा और ये प्लस तो ऐसे ही रहेगा और ए बाद में आ जाएगा। या तो ऐसे जोड़ो या ऐसे जोड़ो तो वो मान सेम आएगा। तो आपको अगर ऐसा फॉर्मेट मिल जाए क्वेश्चन में तो कौन सा कहलाएगा? योग क्रम विनिमयता। ठीक है। और गुणन क्रम विनिमयता में यहाँ प्लस है उसी से गुणा लगा देंगे अपन। ए और गुणा बी बराबर, बी पहले आ जाएगा और गुणा ए, इसको उल्टा करके लिख दो। ये हो गया आपका। और ये संक्रिया आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका नाम याद रखना। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट बन जाए तो गुणन क्रम विनिमयता हो जाएगा। अब देखते हैं अपन साचर्यता। साचर्यता पहला है योग साचर्यता। दूसरा गुणन साचर्यता। योग साचर्यता, योग में क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी, ये कोष्ठक लगा लेना प्लस सी। वो तो ऐसे जोड़ो तो ऐसे जोड़ो एक ही मान आएगा। ठीक है, आपको ये आता नहीं योग में। और गुणन में यहाँ गुणा आ जाएगा सब जगह। ए गुणा बी गुणा सी कोष्ठक बंद बराबर ए गुणा बी और कोष्ठक और गुणा सी। ये हुए गुणन साचर्यता। आपको ये फॉर्मेट याद रखनी है। और इधर योग की ये फॉर्मेट याद रखना है। हो गया ये साचर्यता। ठीक है, तुम्हारे 1.1 में यही है साचर्यता, गुणन और एक योज्य वाला भी है। ठीक है, एक दो और देखते हैं फिर आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। एक देखते हैं गुणात्मक तत्सम।
गुणात्मक तत्सम। गुणात्मक तत्सम में क्या होता है, ए गुणा 1 बराबर, अब 1 है, 1 को पहले लिख दो, 1 गुणा ए और बराबर ये ए। ठीक है, ऐसी फॉर्मेट हो, यानी ए की जगह कोई संख्या हो और गुणा में एक हो, और ए कैसे कैसे, फिर ए वो संख्या, जो संख्या यहाँ होगी वही संख्या यहाँ हो और वही संख्या बराबर में हो, तो ये वाला गुणात्मक तत्सम कहलाएगा। यानी एक होना चाहिए फॉर्मेट में, एक आना चाहिए। ठीक है, एक गुणात्मक तत्सम के लिए एक आना चाहिए। ठीक है, ये गुणात्मक तत्सम हो गया, गुणात्मक तत्सम का हो गया ये फॉर्मेट। और अगला क्रम नियमितता को पढ़ ही लिया अपन ने, और साचर्यता पढ़ ही लिया, और एक गुणात्मक तत्सम हो रहा है, गुणात्मक तत्सम। गुणात्मक तत्सम तो हो गया ना, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम है, प्रतिलोम ये वो याद रखना है तुमको। गुणात्मक प्रतिलोम में यानी ए अपॉन बी गुणा बी अपॉन ए बराबर 1। ठीक है, ये फॉर्मेट हो तो ये कहलाता है गुणात्मक प्रतिलोम। यानी इसको ही अपन ने उल्टा लिख दिया, तो इसको काटेंगे तो वही एक आ जाएगा, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम का फॉर्मेट हो गया। तुमको ये याद रखना है। ठीक है, तुम्हारी 1.1 में इन्हीं फॉर्मेट पे आधार पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन 1.1। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ आएगा ये परिचय, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।